हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर, या फिर आपका कह सकते हैं टी पर आपका स्वागत है, जो कि अब आपका टी के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आज हम क्लास करेंगे आपके साइंस वर्ग के जो आपके स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपका जो पेपर सेकंड होता है उसमें फर्स्ट 50 क्वेश्चन होते हैं आपके रीजनिंग के होते हैं, और उसके जो 50 क्वेश्चन होते हैं बचे हुए भाई आपके सब्जेक्टिव पार्ट के होते हैं, कला वर्ग या फिर आपका साइंस वर्ग। साइंस वर्ग में 50 क्वेश्चन में से आपका कुछ क्वेश्चन आपके जो मैथ के रहते हैं और कुछ प्रश्न आपके जो है साइंस के रहते हैं। तो यहाँ पर हम साइंस की बात करने वाले, बाकी जो रीजनिंग की क्लास आपकी इस टाइम चलती है भाई कल से इसी टाइम चलेगी। ठीक है, आज थोड़ा बाहर था तो हमने आपको साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए, और बाकी साइंस वाली क्लास से आपका 2 बजे या फिर 4 बजे शाम को जाएगी, तो आप लोग उसको लगातार देखते रहिएगा। ठीक है, हमने आपसे पहले भी कहा है, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, आपकी क्लासेस नहीं रुकेंगी। 6 जुलाई तक आपको लगातार डेली यहाँ पर 7 मॉक टेस्ट आपको डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, डेली यहाँ पर जो आपको डेली मॉक टेस्ट हम लोग करा रहे हैं, तो आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना रखिए और सभी के साथ फटाफट अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट बॉक्स में आपके साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रीजनिंग की सुबह 10 बजे, उसके बाद आपका दोपहर 12 बजे हिंदी स्पेशल, और कला वर्ग स्पेशल आपका शाम को 3 बजे, सामान्य ज्ञान आपका स्पेशल शाम को 5:30 बजे, और साइंस वर्ग यानी कि साइंस वर्ग में गणित और साइंस दोनों क्लास अलग चलेंगी। रात के 8 बजे आपका मैथ की रहेगी, और साइंस की आपकी क्लास रहेगी 2 बजे या फिर आपका 4 बजे। ठीक है, 2 बजे या 4 बजे दोनों में से जो फिक्स टाइम होगा वो आपको कल बता दिया जाएगा, और बाकी सारी क्लासेस आपके टाइम टू टाइम चलते रहेंगे। 7 मॉक टेस्ट आपको डेली हमारी तरफ से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ 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 सपोर्ट बना रखिए, ज़्यादा से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर साइंस के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एंट्रेंस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे 51। ठीक है, 51 को यहाँ पर आप देखेंगे, यदि एक लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल आपका क्या होगा। दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, फिर आपका वही रहता है। देखिए बुक से पढ़ने में और यहाँ पढ़ने में आपको काफ़ी डिफरेंस नजर आएगा जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले दोलक का द्रव्यमान आपका अगर दोगुना हो जाता है तो आपका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल क्या होता है, ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है, मान लीजिए कोई लोलक है जो कि यहाँ पर आपका है, ठीक है, तो वह जब इधर जाता है, ठीक, और फिर आपका इधर से वापस इस तरफ आता है, यानी कि ये जो आपके पूरा एक टाइम होता है, इसको हम आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। इसका द्रव्यमान है, कोई मान लेते हैं द्रव्यमान इसका m है, ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या है, m यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि आपका जो आवर्तकाल है उसमें क्या चेंज होगा अगर हम इसका द्रव्यमान m की जगह 2m कर देते हैं। तो इसका जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका t बराबर 2π√L/g। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका आवर्तकाल है वह सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है, आपका एक तो निर्भर कर रहा है आपके लंबाई पर, ठीक है, एक किस पर, लंबाई पर, और दूसरा उसके गुरुत्वीय त्वरण पर। किसका, गुरुत्वीय त्वरण पर। लोलक की लंबाई और गुरुत्वाजनित त्वरण के मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसलिए आपका जो है इसका मास यानी कि द्रव्यमान से लेना देना बिल्कुल कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका लोलक का जो द्रव्यमान है उसका चाहे 2 गुना करो चाहे आप 4 गुना करो, आवर्तकाल सेम रहेगा और वही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना है, कई बार आपसे आवर्तकाल हो सकता पूछ लिया जाए, तो आप लोग इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बाकी भी लगातार आप लाइक और शेयर करते रहिएगा। यहाँ पर डेली आप लोगों के लिए इतनी अच्छी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप लोग उसी मेहनत के साथ पढ़ते रहिएगा। ठीक है, हमारी मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। ठीक है, किस प्रकार से खराब नहीं जाएगी, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, लगातार एकदम ध्यान से मेहनत से पढ़ेंगे और एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आएंगे। ठीक है, आपको डिफरेंस दिखना चाहिए कि आप टी से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, आपेक्षिक आर्द्रता का सबसे आरामदायक मान कौन सा है। ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता का सबसे आरामदायक मान आपका जो मान है वह आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, 10%, 30%, 50% या फिर आपका 90%। देखिए सबसे पहले बात करेंगे आपेक्षिक आर्द्रता होती क्या है। आपेक्षिक आर्द्रता आपकी होती क्या है, तो वायु यानी कि हवा में मौजूद जो आपकी आर्द्रता होती है उसकी मात्रा उसकी क्वांटिटी, और इसी तापमान यानी कि सेम टेम्परेचर पर, ठीक है, सेम टेम्परेचर पर हवा के जो आपके और संतृप्त होने की स्थिति में जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसका अनुपात, उन दोनों का अनुपात जो होता है आपके अपेक्षिक आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो अपेक्षिक आर्द्रता होती है वह हमेशा आपका परसेंटेज में ही व्यक्त की जाती है, हमेशा परसेंटेज में ही व्यक्त की जाती है, इसलिए इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वह सारे आपके परसेंटेज में ही दिए गए हैं। तो आपकी अपेक्षिक आर्द्रता का सबसे आरामदायक मान होगा वह आपका 10% होता है, इसको आपको याद कर लेना है, कितना 10% आपका होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मा मान है। ठीक है, आपके कुछ यहाँ पर कंपाउंड यौगिक दिए गए हैं, अल्कोहल हो गया, बायोगैस, लकड़ी या फिर आपको कोयला। अब इसका आंसर जो आपके बुक में गलत दिया गया है, इसका आंसर आपके बुक में अल्कोहल दिया गया जो कि आपका गलत है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम यानी कि मिनिमम ऊष्मा मान, ठीक है, मिनिमम ऊष्मा मान रहता है, आपसे यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, बताएंगे किसमें होगा, अल्कोहल में, बायोगैस में, लकड़ी में या फिर आपका कोयला में। तो जिन लोगों ने बुक से रटा होगा उन्हें पता होगा अल्कोहल से, लेकिन इसका सही जो आंसर होता है वह आपका लकड़ी हो जाएगा। भाई कितना आपका लकड़ी हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर आपसे पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, न्यूनतम भैया पूछा गया है, और अगर सबसे अधिक आपसे पूछा जाए तो वह हाइड्रोजन में होता है। किसका, हाइड्रोजन का होता है, HYDROGEN, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है,
याद कर लेना, याद आपको क्या करना, याद इसको कर लेना। उसमें अगर आपको नहीं पता उसमें ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी फ्यूल या फिर हम कह सकते हैं ईंधन, ठीक है, किसी भी ईंधन को आप 1 ग्राम वायु की उपस्थिति में अगर आप जलाते हैं, 1 ग्राम वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या होता है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊष्मीय ऊर्जा आपका उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। बाकी ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको अच्छे से लेकिन समझाते हुए चलेंगे सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप लोग बस लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना रखें, आपके लिए बेहतर और बेहतर से भी बेहतर हम लोग करते रहेंगे। बाकी आने वाले एग्जाम्स जो आपके पैट हैं, यूपी पुलिस है, जो भी एग्जाम्स हैं उनकी भी हम लोग संपूर्ण तैयारी के लिए जो है कराएंगे, आपके लिए संपूर्ण तैयारी कराएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, उसके लिए पूर्ण जो है तैयारी कर रहे हैं हम लोग लगातार। फैकल्टी पैनल और जो भी हमारा सिस्टम है उसको देख रहे हैं किस तरीके से आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें आप बताएंगे एक परपथ में 5 एम्पीयर का फ्यूज लगा हुआ है। परपथ में सुरक्षित रूप से प्रयोग होने वाले 100 वाट यानी कि 220 वोल्ट बल्बों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके साइंस वाले सेक्शन में, और प्लस आपका मैथ रहता है, ठीक है। तो 4 सेक्शन से आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं, कितने किसके होंगे ये आपका कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये फिजिक्स का हमारा क्वेश्चन आ चुका है, इसकी हम बात करेंगे 54 की। इसमें देखिए सबसे पहले आपका जो है पी बराबर दिया गया है कितना, 100 वाट क्षमता जो दी गई है, पी बराबर आपका 100 वाट यहाँ पर दिया गया है भैया, कितना 100 वाट दिया गया है। उसके बाद क्या है आपका एम्पियर कितना, यानी कि फ्यूज जो लगा आपका आई 5 एम्पियर है, कितना 5 एम्पियर है। और जो फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, वी आपका दिया गया 220 वोल्ट, इसको भी नोट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है बल्बों की अधिकतम संख्या, बल्बों की अधिकतम संख्या, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, एन पी इक्वल टू आपका जो है वी आई, इसको आप क्या करेंगे, याद रख लेंगे, इसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, एन पी इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो इसमें जब आप रखेंगे तो एन हो जाएगा आपका, एन की जगह एन ही हो जाएगा, नंबर है हमारी, और पी की जगह आपका 100 हो जाएगा, वी की जगह कितना 220 हो जाएगा, 220 इंटू आपका 5 हो जाएगा, 220 इंटू आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, 220 इंटू आपका 5 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका कितना एन बराबर 11 आ जाएगा, एन बराबर आपका 11 आ जाएगा। तो 11 आपको बल्ब चाहिए होंगे, ठीक है। जो बल्बों की अधिकतम संख्या वह कितनी होगी, 11 यानी कि 11 हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है, 20 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 1/10 सेकंड, या फिर आपका 1/20 सेकंड। चलिए 55 का भाई आप लोग आंसर भी देते रहिएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार मैं आपसे ही रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग आपके लिए लगातार सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चंस करा रहे हैं, इनका लेवल और पैटर्न बिल्कुल एकदम सेम वही रहेगा जो आपके यूपी एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका 2022 का भी होने वाला है उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पूरा भरोसा, जब आप लोग जाएंगे एग्जाम देंगे वहाँ पर आपको सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और वापस आकर आप जरूर कमेंट करिएगा, हम भी उस टाइम हो सकता है लाइव चलाएं, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन होंगे जो आप लोग बताएंगे उनका तुरंत हम जो है हो सकता है सेशन चलाएं, तो आप लोग उसमें भी लाइव बने रहिएगा, ठीक है। बहुत खैर बात की बात है, 6 जुलाई की बात है, अभी तो फिलहाल हम आज की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है वह आपका 1/10 सेकंड्स के लिए यहाँ पर रहता है। तो आपका ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, 55 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी वस्तु का जो है रेटिना पर बना प्रतिबिंब 1/10 सेकंड्स तक रहता है। और इसे और क्या कहते हैं, इस प्रतिबिंब को हम और क्या कहते हैं, तो इसको देख लीजिए आपका PERSISTENC यानी कि परसिस्टेंस ऑफ विजन भी इसे कहा जाता है। तो कभी आपसे पूछ ले तो आपको इसको भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर SION होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, इसको देखेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को उसी तापमान पर भाप में परिवर्तित किया जाता है, तब आयतन में परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। देखिए कोई भी आपका जल है उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को उसी टेम्परेचर पर भाप में परिवर्तित किया जाता है, तो आपका उसके आयतन में पूछा गया उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे, और इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा जो आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट है एटलीस्ट आप उसमें 40+ तो ठीक करके आएँ, ठीक है। इसके लिए साइंस की क्लास चली रही है, मैथ की आपको स्पेशली अलग से शाम को रात को 8 बजे क्लास मिलती है, तो मैथ वाले क्वेश्चन को साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर सॉल्व करते चलें, तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए 56 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका बात की गई भैया आयतन की, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और साइड से इसको हम नोट करते हैं। क्वेश्चन आपने पूरा देख लिया। चलिए घनत्व आपका होता है, आपको पता है घनत्व क्या होता है, घनत्व आपका क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है भैया, द्रव्यमान बटे आयतन होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर आयतन निकालना, तो हम आयतन को यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे, आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा, कितना, द्रव्यमान बटे घनत्व आपका हो जाएगा, ठीक है।
द्रव्यमान बटे आपका घनत्व यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया, 1 ग्राम जल, ठीक है, 1 ग्राम जल यहाँ पर दिया गया है और 1 ग्राम जल का मतलब होता है आपका 10⁻³ kg, 10⁻³ kg हम भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10⁻³ kg और इसका जो घनत्व हो जाएगा भाई आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, जिसका घनत्व आपका कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ सॉरी यहाँ पर +3 होगा। चलिए तो इस प्रकार जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा -3 ऊपर पहुंच जाएगा, जो कि आपका सॉरी +3 नीचे ऊपर पहुंच जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 10⁻6 और इसका जो यूनिट होगी वह आपका मीटर क्यूब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आपको यूनिट दी गई वह आपका घन सेंटीमीटर में दी गई है। क्या घन सेंटीमीटर में दी गई, तो इसको भी हम याद रखेंगे। घन सेंटीमीटर रखने के लिए हम क्या करेंगे 10⁻⁻6 × 10⁻+9 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये घन सेंटीमीटर में यूनिट इसकी बदल जाएगी। अब आप देखेंगे 9 - 6 यानी कि 3 10⁻³ घन सेंटीमीटर, 10⁻³ का मतलब होता है 1000 घन सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब भी आप 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को उसी तापमान पर भाप में परिवर्तन करेंगे तो जो है आपका आयतन में परिवर्तन कितना होगा 1000 घन सेंटीमीटर का परिवर्तन हो जाएगा। आपको इस फॉर्मूले को आपको जो है नोट करके और ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, यदि एक छड़ चुंबक को लंबाई में यदि एक छड़ चुंबक को लंबाई में 3 भागों में काटा जाए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे 57। और भैया लगातार लाइक भी करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। लाइक एक बार ही करना है, शेयर बार करना है और सब्सक्राइब भी आपको एक ही बार करना है, ठीक है। चलिए तो यदि एक छड़ चुंबक को लंबाई एक कोई छड़ है आपकी, मान लीजिए कोई एक चुंबक है, कोई एक आपकी चुंबक है इस टाइप से, ठीक है। ये कितनी भी छोटी चुंबक हो सभी के 2 पोल होते हैं आपके इस प्रकार से, ठीक है। 2 पोल आपके होते हैं और उसको 3 भागों में काटा जाए तब कुल ध्रुवों की कितनी संख्या होगी। तो देखिए कितने भी आप छोटे पार्ट में काट लें, हर एक पार्ट का अपने 2 ध्रुव होंगे N और S। तो अगर आप इसको 3 भागों में काटेंगे तो आपका इस प्रकार से 3 यहाँ पर पोल हो जाएंगे NS, ठीक है, NS और आपका NS, यानी कि टोटल आपके 6 ध्रुव यहाँ पर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कभी भी कोई भी चुंबक हो कितनी भी छोटी हो, हमेशा उस चुंबक के 2 पार्ट होंगे, 2 ध्रुव होंगे N और S, उसको आप ध्यान आपको रखना है। चलिए 54 आप देखेंगे, सॉरी 58 देखेंगे, जब एक सितार के तार को छेड़ते हैं तब तार में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है। मान लीजिए कोई भी आपका वायलिन या फिर इस प्रकार से होता है, आई थिंक शायद इस प्रकार से होता है, उसके ऊपर एक तार होता है। तो जब भी आप तार को ऊपर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ उठाते हैं, तार को फोर्स लगा के फिर उसको छोड़ते हैं, तो उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, या जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वह तरंगें कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, या फिर आपका कभी अनुदैर्ध्य और कभी अनुप्रस्थ होती हैं, या फिर आपका विद्युत चुंबकीय होती हैं। ये आपको यहाँ पर बताना कि वह तरंगें आपकी कौन सी होती हैं, ठीक है, वह तरंगें आपकी कौन सी होती हैं आपको बताना है। तो देखिए जब भी आप फोर्स यहाँ पर लगाएंगे ऊपर की तरफ उस तार को उठाते हैं तो वहाँ पर जो कड़ों की गति होती है वह कंपन ऊपर नीचे यानी कि इस प्रकार से होता है। कंपन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार यहाँ से ऊपर से नीचे होता है। और जो ऊर्जा की दिशा होती है वह आपका जो है इस दिशा में होती है। तो आपका जो देखिए जो कंपन करने की दिशा है और आपकी जो ऊर्जा करने की दिशा है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में 90 एंगल बना रही है। कितना 90 एंगल बना रही है। जब भी 90 एंगल बनता है तो वहाँ पर आपका अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। आपकी कौन सी अनुप्रस्थ तरंगें होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। या फिर आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि जब भी कोई तार होता है, सितार का तार, अगर आप उसे छेड़ते हैं मतलब कि वही बजाते हैं, तो वहाँ पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। लगातार भैया शेयर करते रहिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन ही कर रहे हैं लगातार और आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोग बशर्ते समझते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाते रहिए। क्या आपके इतने ही फ्रेंड्स हैं क्या साइंस वर्क से, ठीक है। मुझे पता है साइंस वर्क से आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सभी को अपने साथ शेयर करिए चैनल को साथ, ठीक है। सभी के साथ अपने टी यानी कि टारगेट एंट्रेंस एग्जाम चैनल को शेयर करिएगा क्योंकि हम आपके साथ हैं। एंट्रेंस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया, स्कॉलरशिप फॉर्म पूरे आपके बीएड के 2 साल के सफर में। देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसको समझिएगा। एक अंधेरे कमरे में एक हरी पत्ती को लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो पत्ती कैसी प्रतीत होगी। मान लीजिए कोई एक अंधेरा कमरा है, कोई आपका एक डार्क रूम है, अंधेरा कमरा है, उसमें कोई आपकी पत्ती है जो कि आपके हरे कलर की है, कोई आपकी पत्ती है जो कि आपके जो कि कैसी हरे कलर की एक पत्ती है, इस प्रकार से कोई है वह आपका हरे कलर की पत्ती है, ठीक है। उस पर एक रेड लाइट डाली जाती है। कैसी रेड लाइट डाली जाती है, रेड लाइट यहाँ पर कोई प्रकाश की जाती है तो वह पत्ती आपका किस तरीके से दिखाई देगी, आपसे ये पूछा गया है। मैंने अच्छे से चित्र ही बनाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए तो किस तरीके की दिखाई देगी, हरी, लाल, पीली, काली। दिमाग लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपका हरा और रेड कलर मिक्स होता है तो आपका वहाँ पर पीला कलर दिखाई देता है। तो आपका पत्ती जो आपके पीले कलर की दिखाई देगी और रूम जो आपका पूरा डार्क है यानी कि ब्लैक है। तो यहाँ पर आपका 56 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी 59 का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पीला, ठीक है। जब भी रेड और ग्रीन मिक्स करते हैं तो वहाँ पर आपका पीला कलर बनता है। तो आपका सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया 60 है।
क्वेश्चन नंबर 60। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहे हैं हम लोग, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दें ध्यान से, और शेयर तो करना ही करना है, बार बार शेयर करना है, कई बार करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब एक ही बार करना है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई कितनी होती है भैया? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, द्रव्यमान की, या फिर आपका प्रकाश की तीव्रता की, ठीक है, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 का क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, बताइएगा भैया, ठीक है, बताइएगा आपका क्या हो जाएगा यूनिट, ठीक है। चलिए, समय का यूनिट क्या होता है आपको पता? सेकंड। क्या होता है भैया? सेकंड यहाँ पर होता है। द्रव्यमान की यूनिट जो होता है आपका किलोग्राम होती है, ठीक है, ठीक है। चलिए, प्रकाश की तीव्रता यानी कि कैंडला यानी कि CD। अब बचा दूरी, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान से पढ़ते रहिएगा और लगातार शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, एक तार की लंबाई और परिक्षेद क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? तार की लंबाई और परिक्षेद क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाता है तो आपका तार का जो प्रतिरोध है वह आपका कितना हो जाएगा, इसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जो आपका तार का प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है वह आपका ये होता है, R बराबर रो इंटू L अपॉन A, यानी कि लंबाई और क्षेत्रफल, ठीक है। तो आगे क्या पूछा है इन्होंने, बाद में क्या कहा आपसे? तार की लंबाई और परिक्षेद दोनों ही चीज़ें दोगुनी कर दी जाती है, यानी कि L बराबर 2 कर दिया जाता है और आपका A बराबर भी आपका 2 कर दिया जाता है, यानी कि दोगुना कर दिया जाता है। तो ये आपका ऊपर R था, नीचे हम R डैश मान लेते हैं। अगर R डैश की हम बात करेंगे तो रो तो हमारा सेम ही रहेगा, बाकी यहाँ पर 2L हो जाएगा और नीचे आपका 2A हो जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका R डैश भी आपका कितना आ जाएगा? रो इंटू L अपॉन आ जाएगा, यानी कि दोनों हमारे बिल्कुल सेम आएंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा अगर उसकी लंबाई और क्षेत्रफल में हम दोगुना करते हैं। अगर किसी एक चीज़ को घटाते, लंबाई या परिक्षेद क्षेत्रफल में से किसी एक चीज़ को घटाते बढ़ाते तो अंतर आता, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रतिरोध है वो आपका अपरिवर्तित, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और साइंस की आपकी क्लास है इसको भी हम रेगुलर रखेंगे 2 बजे या फिर 4 बजे। तो यहाँ पर आपके अभी तक 6 मॉक टेस्ट हम लोग पर डे करा रहे हैं, फिर आपका 7 हो जाएंगे। सारे के सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए आपको लिंक भी मिल जाएगी। आपने अगर अभी तक पिछले मॉक टेस्ट नहीं देखे, हम लोग 16 जून से आपको डेली मॉक टेस्ट करा रहे हैं, तो आप वह सभी मॉक टेस्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और जिसने देखे हैं वह क्या करेगा, वीडियो चलाएं, पिछली वाली वीडियोस चलाएं, उनको 2x की स्पीड से देखें और फटाफट से कान में ईयरफोन लगाएं, बस सुनते रहें, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए, एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर 60 किलोग्राम है तो पृथ्वी के केंद्र पर उसका भार क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और समझने वाला है। देखिएगा 62 है यहाँ पर, मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है और उसके पृष्ठ पर इसका भार कितना है, कोई भी ये आपका जो है उसका केंद्र हो जाएगा और ये उसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले तो यहाँ पर ये आपकी जो है केंद्र है और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है आपका 0 होता है, कितना 0 होता है, आपको उसको भी यहाँ पर ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो किसी वस्तु का भार जो इसके पृथ्वी के पृष्ठ पर है वह कितना है? m बराबर 60 किलोग्राम है, कितना 60 किलोग्राम है। तो उसके केंद्र पर उसका भार क्या होगा? केंद्र पर उसका भार क्या होगा? तो m इंटू जी, केंद्र पर कितना भार होगा? m इंटू जी। अब आपको पता है m तो आपका 60 हो जाएगा, लेकिन g जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह आपका पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, तो यानी कि 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका शून्य, यानी कि आपका 62 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शून्य। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 63 है, सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है, जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका 1/3 भाग जो होता है उसमें कैसी किरणें होती हैं? अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी या फिर आपका उपरोक्त सभी। चलिए, बात करें हम लोग अपना 63 क्वेश्चन की, तो आप लोग 63 बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका 1/3 जो भाग होता है उसमें कौन सी आपकी किरणें जो हमें प्राप्त होती हैं, आपको यहाँ पर बताना। क्वेश्चन नंबर 63 का आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। भाई सभी लोग आंसर करते रहिए, लगातार आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस क्लास को आप लोग शेयर भी लगातार करते रहिएगा, ठीक है। तो कौन सी इसमें किरणें हो जाएंगी? वेरी गुड, कौन सी? अवरक्त किरणें, जिसको हम क्या कहते हैं? इंफ्रारेड, यानी कि IR किरणें भी कहते हैं। इंफ्रारेड यहाँ पर कहेंगे IR रीजन, ठीक है। तो जिस और आपसे पूछ लिया जाता है अवरक्त किरणें IR रीजन के बारे आपसे वेवलेंथ पूछ ली जाएगी, ठीक है, वेवलेंथ पूछ ली जाएगी, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। वेवलेंथ कितनी होती है IR की? 780 से लेकर आपकी जो है 1 mm तक होती है, 780 nm से आपका 1 mm तक होती है, तो इसको भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। 780 नैनोमीटर से आपका 1 मिलीमीटर तक इसकी जो है IR की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। और सूर्य से ऊर्जा में प्राप्त होती है उसका 1/3 भाग क्या होता है? अवरक्त किरणें यहाँ पर होती हैं। बाकी सूर्य में आपके 90% जो है हल्के एलिमेंट या फिर तत्व होते हैं, इनको भी आप लोग थोड़े थोड़े पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए, एक आवर्धन कांच है, एक आवर्धन कांच है, एक साधारण कौन सा लेंस? आवर्धन कांच आप समझते हैं ना, आवर्धन कांच यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? 64, बिल्कुल आवर्धन कांच उसी की बात की जा रही है जो आपने देखा होगा बचपन में। बचपन में क्या इस प्रकार का लेंस होता है,
ठीक है, उसको इस प्रकार से हैंडल से हम लोग पकड़ते हैं। और कई सारे लोग उसका न्यूज़पेपर पढ़ने में उपयोग करते हैं इस लेंस का, और देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है, लेकिन ज़्यादा छोटी चीज़ों को यहाँ पर इससे हम नहीं देख सकते हैं। तो इसमें जो लेंस यूज़ किया गया, इस लेंस की बात कर रहे हैं, कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, या फिर आपका उत्तल दर्पण है, या फिर आपका अवतल दर्पण है, आवर्धन कांच की यहाँ पर बात करें, इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग इसको ग्लास भी कहते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जितनी चीज़ें हो सकती हैं पूरा हम उसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, बाकी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपके यहाँ पर थ्योरेटिकल क्लास नहीं चल रही है। हमारा फोकस है फटाफट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन कराना है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आपके ऊपर से निकल जाए। ठीक है, तो आपको समझाते हुए चल रहे हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, और शेयर तो आपको बार बार करना ही करना है, और सपोर्ट अपना इसी तरीके से बना रखिए, हम आपके लिए और भी बेहतर लगातार करते रहेंगे। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे उनके लिए हम क्लासेस शुरू करेंगे, तो उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, आप लोग लगातार सपोर्ट प्लीज़ करते रहिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। जब आप अच्छा सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए और अच्छा कर पाएंगे। हमारे अंदर हिम्मत, मोटिवेशन आप लोगों से आता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी हमें जो है मोटिवेट लगातार करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो 64 का आपका कौन सा हो जाएगा इसमें बताइएगा कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस इसमें होता है, तो 64 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, निम्न में से कौन एक एल्काइन हो सकती है? कौन से आपका एल्काइन हो सकती है? तो अगर आपको एल्काइन, ठीक है, एल्काइन और एल्किन दो चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछ लेता है आपके यूपी एंट्रेंस एग्जाम में, तो सबसे पहले आपका एल्किन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है किसका भैया? एल्किन का। भाई आपका क्या होता है? एल्किन का होता है CnH2n। CnH2n, अगर मान लीजिए n बराबर 2 है तो आपका क्या हो जाएगा? C2H4। तो आपकी ये होती है एल्किन। इसी प्रकार जो आपका एल्किन होता है, एल्काइन होता है, उसका आपका सामान्य सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार सिर्फ आपसे यही पूछ लिया जाता है कि आपका एल्किन का जनरल फॉर्मूला या फिर सामान्य सूत्र क्या होगा, तो आपको इसको भी याद रख लेना है। इसका सामान्य सूत्र होता है H2n-2। और एल्किन का क्या होता है भैया? एल्किन का होता है CnH2n। तो आपको दोनों का ही याद रख लेना है, कन्फ्यूजन कई बार हो सकता है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। और कई बार आपके एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। ठीक है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लगातार पूछा जा रहा है। तो CnH2n-2 यानी कि अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो आपका C2 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा, -2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो C2H2 कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एल्काइन जो आपका कौन सी है? C2H2 है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला कितना कौन सा होता है आपका? CnH2n-2। आप इसको ध्यान रखेंगे। एल्किन का होता है CnH2n। तो आप दोनों को ही अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, इसको हम देखेंगे। निम्न में से कौन से अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण द्वारा किया जाता है? ठीक है, आपका कौन सा एक ऐसा अयस्क है जिसका सांद्रण जो चुंबकीय पृथक्करण ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है 66 बॉक्साइट, पायरोलुसाइट, कैलेमिन, या फिर आपका जिंक ब्लेंड। ठीक है, बताइएगा इसका कौन सा हो जाएगा आपका 66 का ऑप्शन। ठीक है, चलिए बताएंगे इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। 66 का आप लोग बताइए इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका पायरोलुसाइट हो जाएगा। ठीक है, पायरोलुसाइट हो जाएगा, जिसका हम लोग जो है सांद्रण आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा यहाँ पर इसका करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, इसको बताएंगे। कार्बोरंडम का रासायनिक सूत्र। ठीक है, कार्बोरंडम का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? इसको आप ऐसे ही याद रख लेंगे। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वह आपका सिलिकॉन कार्बाइड होता है। सिलिकॉन कार्बाइड कौन सा होगा आपका? SiC। क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड होता है। इसको आपको एकदम ऐसे ही याद रख लेना। इसमें कुछ भी समझाने वाला नया चीज़ है नहीं, आपको इसमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी आप लोग डेली जितने सारे आपके डेली मॉक टेस्ट हो रहे हैं, आप सभी को मॉक टेस्ट लगातार देते रहिएगा। निम्न में से कौन सा एक यौगिक सह संयोजक है? ठीक है, कौन सा एक यौगिक सह संयोजक है, या फिर आप कह सकते हैं किस एक कंपाउंड में आपका कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है? ठीक है, सह संयोजक बंध, या फिर आपका कौन सा यौगिक सह संयोजक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह आपका NH3 यानी कि ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, NH3। ठीक है, इसमें आपका शेयरिंग होती है, किस प्रकार से होती है? तो कुछ इस प्रकार से होती है। इसको जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मान लीजिए 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर H इसके मान लीजिए चारों तरफ हैं। ठीक है, तो एक H इसके पास होता है, तो यहाँ पर ये एक एक करके इसकी शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके इसकी आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। इसको दूसरे पेन से दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार से शेयरिंग हो जाती है, एक एक की हो जाती है, एक एक की हो जाती है, और बाकी ये पांचों इनके एक एक ले लेते हैं। आपका इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, और इनका आपका 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से इसकी शेप होती है, NHH। इस प्रकार से ऊपर आपके 2 लोन पेयर यहाँ पर बचते हैं। तो इसमें आपके जो कोवेलेंट यहाँ पर बॉन्ड होता है। और भी इसके बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ और भी बता दीजिएगा। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो आपका पिरामिडल होती है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है NH3 की ज्योमेट्री बताइए, तो आपका जो पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। इसको भी आप लोग याद रखिए। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अमोनिया की बात कर रहे हैं, NH3 की। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक ही बीक बेस होता है, बीक
बेस होता है, सबसे पहले एसिड बेस होता है तो बेस होता है, और बेस में भी सबसे हल्का या फिर हम कह सकते हैं वीक बेस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, पेंसिल के लेड का गलन किस तापांक या फिर कह सकते हैं किस तापमान पर किया जा सकता है। ठीक है, उसका जो गलन है, या फिर सीधे पूछा गया कि आपसे पेंसिल के लेड का गलनांक टेम्परेचर आपका कितना होगा। तो आपसे 69 है क्वेश्चन पूछा गया भैया, इसका आंसर करेंगे। और क्या हुआ, शेयर करते रहिए लगातार, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, साइंस वर्ग में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आप लोग साइंस वर्ग वाले स्टूडेंट्स जो हैं सब्जेक्ट में कम मार्क्स इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो लोग साइंस में ध्यान नहीं देते हैं, और साइंस में आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस आपका मैथ, इनमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन इनके मिक्सअप होते हैं, कितने भी मैथ के हो सकते हैं, कितने भी साइंस के हो सकते हैं, कितने भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के हो सकते हैं। ठीक है, साइंस की कैटेगरी में तो इनको कोई डिवाइड नहीं किया सकता है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में मतलब हमारे यूपी में कई बार 25 क्वेश्चन मैथ का है, कई बार 20 आए हैं, कई बार बायो ज़्यादा आई, केमिस्ट्री कम आई, कई बार फिजिक्स ज़्यादा आई, केमिस्ट्री कम आई, केमिस्ट्री ज़्यादा आई, फिजिक्स कम आई। मतलब कि इनका कोई भी इनका क्राइटेरिया जो फिक्स नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, लगातार फोकस करते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, और बेसिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मैथ आपका 12th लेवल का पूछा जाएगा, जो कि सचिन सर करा रहे हैं, शाम को होता है 8 बजे उनका सेशन होता है, रात के 8 बजे, उनका आप देखते रहिएगा। और बाकी हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, कला वर्ग स्पेशल, साइंस वर्ग स्पेशल, सब मॉक टेस्ट चल रहा है भैया, आप लोगों को साथ देते रहिएगा। तो यहाँ पर 69 का क्या हो जाएगा, पेंसिल का जो लेड होता है ग्रेफाइट का बना होता है, किसका, ग्रेफाइट का बना होता है। बात कर रहे हैं हम लोग 69 के क्वेश्चन की, ग्रेफाइट का बना होता है, और इसका गलनांक पॉइंट जो होता है आपका करीब करीब कितना होता है भैया, बताइएगा, 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद है सभी लोगों ने लाइक कर दिया गया होगा, और शेयर तो आप लोग लगातार कर ही रहे होंगे, और सब्सक्राइब आपको बस एक ही बार करना है। जितने भी हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों, अपने सभी साथियों, अपने सभी रिश्तेदार हर जगह शेयर करिए, और सभी के जो है सभी से सब्सक्राइब भी आप लोग करवाइएगा। ठीक है, सभी से सब्सक्राइब करवाते रहिएगा। चलिए, तो यही बहुलक शुद्ध सेलुलोज का बना होता है, मतलब कौन सा आपका इसका पॉलीमर है जो आपका शुद्ध सेलुलोज का बना होता है। ये सारे पॉलीमर दिए गए हैं आपको नीचे, मेलेमीन, टेरेलिन, रेयॉन और आपका नायलॉन। तो इसमें आपको बताना कौन सा आपका शुद्ध सेलुलोज से बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए 70 का आप लोग ये आंसर करेंगे, 70 का सभी लोग आंसर करेंगे, इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे 70 का, जी बिल्कुल, कौन सा, रेयॉन इसमें सही हो जाएगा आपका। रेयॉन जो आपका शुद्ध सेलुलोज का बना होता है, ये भी एक पॉलीमर है, बाकी सभी आपके पॉलीमर दिए गए हैं। तो आप लोग इसी तरीके के साथ बने रहिएगा, और लगातार अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिएगा। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। बाकी ये पीरियड के लिए हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, पीरियड में आपका पूरा साथ है, काउंसलिंग हो आपकी, चाहे आपका जो है स्कॉलरशिप प्रक्रिया कुछ भी हो, लगातार आपके साथ बने। आप लोग डेली सारे मॉक टेस्ट लगातार देते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने इस चैनल यानी कि टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि टी को लगातार आप लोग शेयर करते रहिए। अपना सपोर्ट बना रखें, प्यार बना रखें। जय हिंद, जय भारत।